Hello, our discussion on cytology would continue, and today we will complete our discussion on सेल मेम्ब्रेन। आज जो चीज़ें सेल मेम्ब्रेन पे बाकी हैं उन पे चर्चा हम लोग करेंगे और आज की डिस्कशन में एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और जो मेम्ब्रेन का रोल मूवमेंट में होता है उस पर आप बातचीत करेंगे और थोड़ी सी बातचीत जो इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट होगा साइटोप्लाज्म का उस पर भी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो कंटेंट वही है जो हमने अभी आपको कहा, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड रोल ऑफ मेम्ब्रेन इन मूवमेंट, और उसके बाद साइटोप्लाज्म को हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि नेक्स्ट डे से हम लोग ऑर्गेनल्स पे बातचीत कर पाएँ। सबसे पहली बातचीत एंडोसाइटोसिस की। देखो बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनका सेल के अंदर प्रवेश जो होगा वो नहीं होने जा रहा है। एंट्री ऑफ द सब्सटेंसेस, देयर आर सब्सटेंसेस विच आर नॉट अलाउड टू इंटर द सेल विदाउट रप्चरिंग द मेम्ब्रेन। बिना सेल मेम्ब्रेन को तोड़े हुए उनके लिए सेल के अंदर आ पाना संभव नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको बिना तोड़े हुए सेल के अंदर आ पाना उनके लिए संभव अगर नहीं होगा तो उन सब्सटेंसेस को सेल के अंदर लेने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा दैट विल बी एक्चुअली नोन एज एंडोसाइटोसिस। इसमें आप देखिएगा इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे कि ये प्रक्रिया एक एक्टिव प्रोसेस होने जा रही है। एक्टिव intake of such substances which cannot enter through intact plasma membrane। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर न टूटे न रप्चर करे तो फिर ऐसे सब्सटेंसेस की एंट्री नहीं संभव होगी। उन सब्सटेंसेस को सेल के अंदर लेने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग कहेंगे कि ये एंडोसाइटोसिस होगा। डेफिनेटली इस प्रक्रिया में सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो टूटेगा, रप्चर होगा, फिर रीसील होगा, लेकिन चूंकि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की मूवमेंट होने जा रही है, टूटने जा रहा है, फिर वो रीसील करने जा रहा है, तो नेचुरली इन प्रक्रियाओं में एनर्जी लगेगा एंड दैट्स वाई इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे कि ये एक्टिव प्रक्रिया होने जा रही है। तो एक्टिव सेलुलर इंटेक ऑफ सब्सटेंसेस विच इन्वॉल्व्स रप्चरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वुड बी रेफर्ड एज एंडोसाइटोसिस। अब चूंकि इसमें मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करना है, टूटना है, तो इन सारी क्रियाओं के लिए इन सब में चूंकि मेम्ब्रेन को अंदर पुल करना होगा, फिर पिंच ऑफ करना होगा, तो ये जो तमाम तरह का मूवमेंट होगा इस तमाम तरह के मूवमेंट के लिए एक साइटोस्केलेटल कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुआ इसके लिए साइटोस्केलेटल कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है और उसे हम लोग माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस में हमेशा भूमिका होने जा रही है किसकी? तो साइटोस्केलेटल कंपोनेंट की भूमिका आपको दिखाई पड़ेगी। एक तथ्य आप यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए। जब मैंने प्रोकैरियोटिक सेल आपको बताया था तो प्रोकैरियोटिक सेल बताते वक्त हम लोगों ने ये बात कही थी कि वहाँ पे साइटोस्केलेटल कंपोनेंट जो होगा वो नहीं होने जा रहा है। अब साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स जो हैं, साइटोस्केलेटन जो है वो बेसिकली आप यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादा बढ़िया तरीके से उसे डिस्कस कीजिएगा, लेकिन साइटोस्केलेटन में देयर आर 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरे माइक्रोफिलामेंट्स और तीसरा जो होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होने जा रहे हैं। ये तीनों के तीनों साइटोस्केलेटल कंपोनेंट जो होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होंगे, दे विल बी एब्सेंट। मैंने अभी आपको बताया कि एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया में निश्चित तौर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूवमेंट होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो मूवमेंट होने जा रहा है, ये मूवमेंट आप देखिएगा कि उसके लिए निश्चित तौर पे इन्वॉल्वमेंट जरूरी है माइक्रोफिलामेंट्स की। माइक्रोफिलामेंट के माध्यम से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पुल किया जाएगा और चूंकि ये एक साइटोस्केलेटल कंपोनेंट है और ये साइटोस्केलेटल कंपोनेंट अन्य कंपोनेंट के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल में गायब है, नहीं है, इसलिए कभी भी आप एंडोसाइटोसिस एंड एट द सेम टाइम एक्सोसाइटोसिस दोनों प्रक्रियाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दोनों प्रक्रियाओं में माइक्रोफिलामेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। चूंकि ये माइक्रोफिलामेंट्स आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं दिखेंगे इसलिए ये दोनों क्रियाएं प्रोकैरियोटिक सेल में आप रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस ये दोनों क्रियाएं प्रोकैरियोटिक सेल में क्यों नहीं होती हैं, तो उसका जवाब बड़ा सीधा सरल होगा, क्योंकि उनमें माइक्रोफिलामेंट्स जो होंगे वो नहीं होने जा रहे हैं। अब अगर आप एंडोसाइटोसिस के टाइप्स की बात करें तो यू विल फाइंड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एक जो होगा उसे हम लोग कहेंगे कि ये फैगोसाइटोसिस है, दूसरे को पिनोसाइटोसिस कहेंगे और तीसरा जो होगा उसे हम लोग नाम देने जा रहे हैं रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस।
तो ये जो होगा फैगोसाइटोसिस जो होगा ये बेसिकली सॉलिड सब्सटेंसेस को सेल के अंदर लेने की प्रक्रिया होगी जिसमें मेम्ब्रेन को तोड़ा जाएगा। ठीक उसी तरह जो लिक्विड होगा, फ्लूइड जो कंटेंट होगा उसको सेल के अंदर लेने की जो प्रक्रिया होगी वो पिनोसाइटोसिस होगा। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो स्पेसिफिक रिसेप्टर के माध्यम से उनको सेल के अंदर लिया जाएगा, तो उनको हम लोग रिसेप्टर, उनके सेल के अंदर लेने की प्रक्रिया को हम लोग रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस का नाम देंगे। अब इन पे बारी बारी से हम लोगों को थोड़ा सा एक्सपेंशन करना होगा। फैगोसाइटोसिस की बात करें तो देखोगे कि ये एंडोसाइटोसिस को जैसे आपने डिफाइन किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से डिफाइन होगा, बस जो कोई सब्सटेंस की एंट्री जो आपने कही थी उसको आप चेंज कर दीजिए, स्पेसिफिकली एक ऐसे सब्सटेंस की एंट्री के साथ इसको जोड़िए जो कि सॉलिड होने जा रहा है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस को स्पेसिफाई अगर आप कर दें तो ये फिर फैगो या पिनोसाइटोसिस को अलग अलग डिफाइन कर देगा। तो फैगोसाइटोसिस मैंने कहा कि सॉलिड सब्सटेंस को सेल के अंदर लेना जिसमें मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ करके किसी सॉलिड सब्सटेंस को अगर सेल के अंदर लिया गया तो उसे आप कहेंगे कि ये फैगोसाइटोसिस होगा। तो उसे एक्टिव सेलुलर इनटेक ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, इसे मैं फिर यहाँ पे आपको एम्फेसाइज कर दूँ इस बात को कि सॉलिड सब्सटेंस को सेल के अंदर लेना जो कि नॉर्मल केस में बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर किए हुए नहीं संभव है, वैसे सॉलिड सब्सटेंस को सेल के अंदर लेना नहीं, मतलब इंटैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए संभव नहीं होने जा रहा है। तो अगर इंटैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए वो सॉलिड सब्सटेंस नहीं आ सकता है तो नेचुरली सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा। तो मेम्ब्रेन को तोड़ करके किसी सॉलिड सब्सटेंस को सेल के अंदर अगर लिया गया तो उसको कहेंगे कि ये क्या है, फैगोसाइटोसिस होगा। और यहाँ पे आप लेकर के देखिएगा कि निश्चित तौर पे इसमें जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसकी मूवमेंट होगी, वो टूटने जा रहा है, टूटने के बाद वो जो बाकी हिस्सा होगा उसका रीसेल करेगा। और ये जो आप प्रक्रिया देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में माइक्रोफिलामेंट की भूमिका होगी, क्योंकि मेम्ब्रेन का मूवमेंट है, मेम्ब्रेन को तोड़ना है तो निश्चित तौर पे एटी पे लगेगा। एंड प्रिसाइजली फॉर दैट रीजन इसको आप कह रहे हैं कि ये क्या होगा, एक्टिव होगा। अब ये स्टेप्स कैसे आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लीजिए। सपोज ये कोई सेल है और इस सेल में इस सब्सटेंस को अंदर की तरफ आना है। सपोज ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है जिसको आप अंदर सेल के लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो होगा इसी एक हिस्से को हम लोग एलेबोरेट करेंगे। जैसे इसको आप ले लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और ये सॉलिड सब्सटेंस हो गया। दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हिस्सा जो हो गया, यहाँ अंदर का हिस्सा जो हो गया साइटोप्लाज्म हो गया, और ये आउटसाइड है, ये बाहर का हिस्सा है, और ये हो गया सॉलिड सब्सटेंस। तो पहली बात ये दिखाई पड़ेगी कि ये इन्वेजिनेट करेगा, देयर विल बी इन्वेजिनेशन। यू विल फाइंड कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है, तो आप देखिएगा कि इन्वेजिनेशन वुड बी देयर। आप पाइएगा कि इन्वेजिनेशन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और उस इन्वेजिनेटेड पार्ट में वो सॉलिड सब्सटेंस क्या है, आ गया है। और इन्वेजिनेशन के बाद आप लेकर के देखिएगा कि इसकी पिंचिंग ऑफ हो जाएगी। ये जो इन्वेजिनेटेड पार्ट है दैट विल बी पिंच्ड ऑफ, उस इन्वेजिनेटेड पार्ट को पिंच ऑफ कर दिया जाएगा। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये पिंच्ड ऑफ पार्ट जो होगा ये अब साइटोप्लाज्म के अंदर, इसे हम लोग कहेंगे, इस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे कि दिस वन इज फैगोसोम। तो जो प्रक्रिया है देखिए बहुत सिंपल प्रक्रिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में सॉलिड सब्सटेंस आया, जहाँ पे ये संपर्क में आया दैट पार्ट इन्वेजिनेटेड, और इन्वेजिनेशन के बाद दिस पार्ट वाज पिंच्ड ऑफ विद इन द साइटोप्लाज्म। अब ये जब साइटोप्लाज्म में पिंच्ड ऑफ जब हुआ ये रचना, तो नेचुरली उसमें वो सॉलिड सब्सटेंस भी है, एंड दिस solid substance has been surrounded by the membrane, and now the resultant structure is known as phagosome. जब आप लाइसोसोम पढ़िएगा तो देखिएगा कि ये phagosome जो होगा that will associate with a number of primary lysosomes to form secondary lysosome। लेकिन अभी बस इतनी बात याद रखिए कि फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के बाद जो रचना साइटोप्लाज्म में बनेगी वो फैगोसोम कहलाएगा। फैगोसोम में क्या होगा, तो जिस सॉलिड सब्सटेंस को सेल के अंदर लिया गया वो, एंड दैट वुड बी सराउंडेड बाय ए पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन दैट हैज बीन सेपरेटेड, जिसको अलग कर दिया गया है पिंचिंग ऑफ के बाद।
अब ये जो सेल होंगे जो फैगोसाइटोसिस करेंगे, उन सेल को हम लोग कहने जा रहे हैं कि दिस सेल्स आर फैगोसाइट्स। जैसे हम लोगों का न्यूट्रोफिल हो गया या वो मैक्रोफाजेज हो गए, हमारे नर्वस सिस्टम में जैसे माइक्रोग्लिया हो गया, लीवर सेल में कफर सेल्स हो गए, दिस आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ फैगोसाइट्स। मैं फिर रिपीट कर दूं, जो हम लोगों के ब्लड सप्लाई में जो मैच्योर फैगोसाइट्स आपको दिखाई पड़ेंगे, न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट्स जो कि बाहर ब्लड सर्कुलेशन से जब निकलेंगे तो वहां पे दे विल बिकम मैक्रोफाजेस। दे टू आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ फैगोसाइट्स। उसके अतिरिक्त मैंने कहा कि नर्वस सिस्टम में माइक्रोग्लिया आपको दिखाई पड़ेगा, लीवर सेल्स में कफर सेल्स दिखाई पड़ेंगे। दे आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ फैगोसाइट्स। और इनका काम ही होगा कि इस तरह के किसी भी बाहरी सब्सटेंस को, जो चीज़ें शरीर के अंदर हैं, उनकी फैगोसाइटोसिस कर दें। इम्यूनिटी पढ़ते वक्त आप देखेंगे कि ये फैगोसाइट्स कैसे सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया में कोई ज़्यादा इशू नहीं है और एग्जैक्टली ये प्रक्रिया पिनोसाइटोसिस में भी इसी तरीके से संपन्न होगी। वो पार्टिकुलर सब्सटेंस को मेम्ब्रेन के संपर्क में आना है, इन्वेजिनेशन होगा और इन्वेजिनेशन के बाद द पार्ट वुड बी पिंच्ड ऑफ और वही रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो होगा फैगोसोम होगा। हम लोगों को क्या देखना था कि दिस पार्टिकुलर सब्सटेंस शुड इंटर साइटोप्लाज्म, और ये नहीं संभव था इंटैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रहते हुए, तो नेचुरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ा गया, लेकिन इस तरीके से। ओके, और अब आप यहाँ से शिफ्ट करेंगे जिस मुद्दे पे, वो होने जा रहा है ये पिनोसाइटोसिस। यहाँ से जो दूसरा मुद्दा आएगा दैट विल बी पिनोसाइटिस। यहाँ पिनोसाइटोसिस, यहाँ पे बस स्टेप्स बता दिए गए हैं जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ से पिनोसाइटोसिस पे जो चर्चा होगी उसमें आप देखिएगा कि लिक्विड ड्रॉपलेट को अंदर लिया जाएगा और इसमें जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा उस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को पिनोसिटिक वेसिकल बोलेंगे। अब ये इसको कैसे आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो डायग्रामेटिकली आपको इसी तरीके से इसको देखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से देख लीजिए कि ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं जिनको अंदर लिया जाना है। अब इसी पार्ट को आप एक्सपेंड कीजिए, इस पार्ट को थोड़ा सा आप एक्सपेंड कीजिए। अब ये मेम्ब्रेन हो गया और ये सॉलिड लिक्विड हो गया जिसको अंदर लेना है, ये फ्लूइड हो गया, लिक्विड हो गया जिसको अंदर लेना है। अब इसमें आपको अगला स्टेप बस ये देखना होगा कि इसे इन्वेजिनेट करना है, इट हैज़ टू बी इन्वेजिनेटेड। तो यहाँ जो प्रक्रिया आप देखेंगे वो प्रक्रिया होगी किसकी, इन्वेजिनेशन की। इन्वेजिनेशन के बाद इस इन्वेजिनेटेड पार्ट में वो जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं दे विल इंटर, और उसके बाद इसकी क्या होगी, पिंचिंग ऑफ होगी। इसके बाद आप लेकर के देखेंगे कि द पार्ट वुड बी पिंच्ड ऑफ, द इन्वेजिनेटेड पार्ट वुड बी पिंच्ड ऑफ। अब ये पिनोसाइटिक वेसिकल के रूप में जाना जाएगा, इट विल बी नोन एज पिनोसाइटिक वेसिकल। तो फैगोसाइटोसिस में फॉर्मेशन हो रहा था किसका, फैगोसोम का, और यहाँ पिनोसाइटिक वेसिकल का फॉर्मेशन होगा। तो स्टेप्स बिल्कुल आप पैरेलल रन कर रहा है, फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर ली जा रही है। तो अगर कोई ठोस पदार्थ लिया गया तो फैगोसोम कहेंगे, और इसी फैगोसाइटोसिस कहेंगे, सॉरी फैगोसोम नहीं, फैगोसोम वुड बी द स्ट्रक्चर दैट विल बी फॉर्म्ड विद इन द साइटोप्लाज्म आफ्टर फैगोसाइटोसिस। मैंने ये कहा कि अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को सेल के अंदर लिया जाना है आफ्टर रप्चरिंग द मेम्ब्रेन तो फैगोसाइटोसिस होगा। लिक्विड ड्रॉपलेट को अगर लिया जा रहा है सेल के अंदर आफ्टर रप्चरिंग द मेम्ब्रेन, पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फैगोसोम इन द साइटोप्लाज्म। अकॉर्डिंगली जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होंगे उनको सेल के अंदर लिया जाएगा, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पिनोसाइटिक वेसिकल। चूंकि ये तरल पदार्थ का सेल के अंदर लिया जाना है, इसलिए इस क्रिया को कई लोग सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी पुकारते हैं, और फैगोसाइटोसिस को लोग नाम देते हैं सेल ईटिंग का। हालांकि ये बच्चों वाली बात है, लेकिन कई बार इस तरह की छोटी चीज़ें भी लोग इसमें मैच करने वाले में, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मैच करना होता है, वहाँ पे ऐसी चीज़ों को भी लोग इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। अब यहाँ से रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस की बात अगर करें तो आप लेकर के देखिएगा कि
देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जिनके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन पे मौजूद होंगी, तो वो जो सब्सटेंसेस होंगे स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगी, बाइंड करने के बाद थोड़ा सा वो कंसंट्रेट करेंगे, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो एक दूसरे के नज़दीक आएगा और उसके बाद वो इन्वेजिनेट करेंगे। इन्वेजिनेशन के पश्चात जो रचना बनेगी उसे कोटेड पिट कहा जाएगा और फिर कोटेड पिट को पिंच ऑफ कर दिया जाएगा और पिंचिंग ऑफ के बाद जो रचना बनी उसे रिसेप्टोजोम कहेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए। ये मेम्ब्रेन थोड़ा सा मैं थिक बना रहा हूँ, ये पूरा एक मेम्ब्रेन है और ये रिसेप्टर्स हो गए, दिस आर द रिसेप्टर्स। यहाँ लेकर के देखिएगा कि ये रिसेप्टर्स हैं और ये सॉलिड ये सब्सटेंसेज हैं सर्टेन जिनको सेल के अंदर लिया जाना है, द पार्टिकुलर सब्सटेंस जिसको सेल के अंदर कैरी करना है। ये हो गया क्या चीज़, तो दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए और ये आप साइटोप्लाज्म के रूप में देख रहे हैं। ये जो है वो रिसेप्टर्स हो गए, दिस आर रिसेप्टर्स। तो पहली बात होगी बाइंडिंग होने जा रही है। सबसे पहले आप लेकर के देखिएगा बाइंडिंग ऑफ द सब्सटेंस, बाइंडिंग ऑफ द सब्सटेंस विथ रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होगी और बाइंडिंग के बाद अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, यू विल फाइंड स्ट्रक्चर लाइक दिस। और अब मैंने कहा कि ये थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे और इन्वेजिनेट कर जाएंगे, ये थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे एंड दे विल बी इन्वेजिनेटेड। ये स्थिति होने जा रही है, कंसंट्रेट करेगा और इन्वेजिनेट करने जा रहा है। इस रचना को ही हम लोग कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो होगा, इन्वेजिनेटेड पार्ट जो होगा, इट विल बी नोन एज कोटेड पिट। और अब ये स्ट्रक्चर जो होगा इट विल बी पिंच्ड ऑफ, इस रचना को आप पिंच ऑफ कर देते हैं, देयर इज पिंचिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। और इस पिंच्ड ऑफ स्ट्रक्चर को जो कि साइटोप्लाज्म में बना, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दिस स्ट्रक्चर एज रिसेप्टोजोम। Again I repeat it, there are certain substances which would be taken within the cell with the help of receptors present in the membrane. How they will be taken within the cell? तो उसका स्टेप्स आपको ये होने जा रहा है। सबसे पहला काम ये होगा कि such substances would bind with the receptors which are present in the membrane. Once binding is there, कॉम्प्लेक्सेस वुड बी फॉर्म्ड। ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई पड़ेगा और रिसेप्टर के साथ ये जो लाइगेंड है, ये जो सब्सटेंस है, ये बाइंड कर गए। अब बाइंड करने के बाद मैंने कहा कि दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, और जहाँ पे ये कंसंट्रेट करेंगे वो हिस्सा जो होगा दैट विल इन्वेजिनेट, और इस इन्वेजिनेटेड पार्ट को हम लोग कोटेड पिट बोलेंगे। और यही कोटेड पिट जो होगा वो पिंच ऑफ कर दिया जाएगा, और पिंचिंग ऑफ के बाद द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज रिसेप्टोजोम। नॉर्मली जो आपको एक्सो और एंडोसाइटोसिस पे रेदर अभी तो आप चर्चा कर रहे हैं, जो टाइप्स आपको देखने हैं यही दोनों टाइप्स आपको देखना है, मतलब फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, यही नहीं मतलब पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस पे ही चर्चा आपको करनी है। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस पे चर्चा आपको नहीं करनी है, लेकिन ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा सा ध्यान आप दीजिएगा तो ये फैक्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके तो माय हम्बल सबमिशन इज़ दैट कि इसको भी आप तैयार कर लें, कोई ज़्यादा बड़ा इशू इसमें नहीं है। अब इसके बाद लेकर के देखें, देन यू विल फाइंड कि मेम्ब्रेन जो होंगे उनके द्वारा एक्सोसाइटोसिस भी होगा, मतलब ये ऐसी क्रिया होगी जिसमें एक्टिव सेल्यूलर एक्सट्रूजन ऑफ द सब्सटेंसेस, ये एक्टिव तौर पे सर्टेन सब्सटेंसेस को सेल के बाहर भेजने की प्रक्रिया है, which cannot pass through, the substances cannot pass through the intact plasma membrane। अगेन वही बात है कि सर्टेन सब्सटेंसेस को सेल के बाहर भेजना है, और जब सब्सटेंसेस को सेल के बाहर भेजना है तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, बड़े हैं एक्चुअली, वो बड़े साइज के हैं, तो नेचुरली ऐसे सब्सटेंसेस के सेल के बाहर जाने की संभावना तब तक नहीं है जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर नहीं किया जाए। तो दे कैन नॉट come out of the cell, they cannot
मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट रप्चरिंग इट। तो ऐसे सब्सटेंसेस विच कैन नॉट पास थ्रू इंटैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसे वो बाहर जाएंगे? क्या वो बाहर जाएंगे ही नहीं? तो इसका उपाय है कि नहीं, वो बाहर जाएंगे एंड द वे आउट इज एक्सोसाइटोसिस। कैसे बाहर जाएंगे? तो इसी प्रक्रिया को आप एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो नेचुरली चूंकि वो इंटैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस नहीं मूव कर सकते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को निकलने के लिए मेम्ब्रेन को रप्चर करना पड़ेगा, और उसके इस मेम्ब्रेन को रप्चर करके सब्सटेंसेस का बाहर जाना, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एक्सोसाइटोसिस है। अगेन यू विल फाइंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। पुनः आप पाइएगा कि यहाँ पे भी माइक्रोफिलामेंट शामिल है। तो एक्सो और एंडोसाइटोसिस, इन दोनों क्रियाओं में माइक्रोफिलामेंट्स की भूमिका होगी। और अब आप आ जाते हैं मेम्ब्रेन की भूमिका मूवमेंट में भी देखी जाती है। तो तुम देखोगे कि दो चीज़ों पे यहाँ हम लोग थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देंगे। एक तो ये है कि जो भी एमीबॉयड मूवमेंट सेल्स दिखाते हैं, और कुछ नहीं आता है तो आप प्रोटोजोन्स को याद कीजिए। प्रोटोजोन्स में भी थोड़ा अगर आपको समस्या आ रही है तो अमीबा को याद कीजिए। अमीबा हर बायो पढ़ने वाले को याद रहता है। अमीबा जो होंगे दे विल मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। हालांकि ये बात भी आपको याद होगी कि स्यूडोपोडिया के माध्यम से सिर्फ वो मूव ही नहीं करते हैं, वो प्रे को, अपने शिकार को, अपने भोजन को ट्रैप भी करने का काम करते हैं। तो राइट नाउ वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद द रोल ऑफ स्यूडोपोडिया इन मूवमेंट। और स्यूडोपोडिया जो होगा वो फिंगर की तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बनाया जाएगा, और जिस दिशा में ये बनेंगे उसी दिशा में वो सेल को क्या करेगा, मूव कराने जा रहा है। ऐसे इस तरह के एमीबॉयड मूवमेंट बहुत सारी कोशिकाएं से होंगी, दिखाने जा रही हैं। जैसे कोई एक सिंपल सा आप रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए। जैसे अगर मान लें कि ये अमीबा है, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर स्यूडोपोडियम होगा, और इसी स्यूडोपोडियम की मदद से ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने जा रहा है। उसी तरीके से आप लेकर के देखिएगा कि हम लोगों के कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट्स दिखाई पड़ेंगी, एंड दिस फाइब्रोब्लास्ट्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेवार हैं, और ये जो फाइब्रोब्लास्ट होंगे उसमें वेब लाइक अंड्यूलेशंस फॉर्म करेगा, और बाय फॉर्मिंग वेब लाइक अंड्यूलेशन को फॉर्म करके ये जो सेल्स होंगी, ये सेल्स मूव करने जा रही हैं। वेब लाइक अंड्यूलेशंस को फॉर्म करके ये जो सेल्स होंगी दे विल मूव। अगर इन सेल्स को लेकर के देखें तो आप पाइएगा कि ये यहाँ पे इस तरह का वेब लाइक अंड्यूलेशन आपको दिख रहा है। ये हुआ जैसे वेब लाइक अंड्यूलेशंस आर देयर, और ये जो वेब लाइक अंड्यूलेशंस होंगे इन्हीं के माध्यम से ये सेल जो होगा ये मूव करेगा। तो इसे आप ले लीजिए कि ये अमीबा का केस है। अमीबा स्यूडोपोडियम बना करके मूव करने जा रहा है, और ये फाइब्रोब्लास्ट्स हैं। दे आर फाइब्रोब्लास्ट जो कि वेब लाइक अंड्यूलेशंस के फाइब्रोब्लास्ट है जो कि वेब लाइक अंड्यूलेशन के माध्यम से मूव करने जा रहा है। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल बस एक सिंपल से पॉइंट को कन्वे कर रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी एक बड़ी भूमिका रिपोर्ट की जाती है इनके मूवमेंट में। जो सेल के मूवमेंट है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भूमिका होगी। दो बड़े प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, एक प्रोटोजोन्स में स्यूडोपोडिया के जरिए मूवमेंट, और दूसरा फाइब्रोब्लास्ट वगैरह में वेव लाइक अंड्यूलेशंस बना करके ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने का काम करेगा। अब यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हैं साइटोप्लाज्म पे, क्योंकि मेम्ब्रेन पे चर्चा कंप्लीट कर ली गई है। अब साइटोप्लाज्म की जब भी बातचीत होती है तो उसमें आप देखिएगा कि ये एक जेली की तरह का फ्लूइड होगा जिसमें तमाम तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे विच परफॉर्म डिफरेंट रोल्स, और इसमें इंक्लूजन्स भी होंगे। और ये होगा कहाँ? तो इन द स्पेस सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घेरी गई जगह में जेली की तरह का तरल पदार्थ विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड इंक्लूजन्स एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। उसमें आपको लेकर के ये देखना है, जैसे कोई एक यूकैरियोटिक सेल आप ले लें यहाँ पे, तो ये जो यूकैरियोटिक सेल होगा, उस यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें देन यू विल फाइंड कि ये जो यूकैरियोटिक सेल होने जा रहा है, इस यूकैरियोटिक सेल में आप देखिएगा कि एक न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस को बस आप हटा देना है।
इस न्यूक्लियस को शामिल नहीं करना है, बाकी तमाम जो रचनाएं हम लोग बनाएंगे वो सारी रचनाएं यहाँ पे आप शामिल कर सकते हैं। एवरी स्ट्रक्चर वुड बी इंक्लूडेड एक्सेप्ट न्यूक्लियस। सारी रचनाएं शामिल होंगी न्यूक्लियस को छोड़ करके, सारी रचनाएं शामिल होंगी न्यूक्लियस को छोड़ करके। अब ये जो पूरा डिस्कशन है क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए, हालांकि कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। इसमें हम लोग कह रहे हैं कि जेली की तरह का फ्लूइड, ये दिस स्ट्रक्चर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो फिल्म लाइक स्ट्रक्चर है थिन, इसे वो कहेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये हो गया न्यूक्लियस, दिस वन इज न्यूक्लियस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो जगह घेरी गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो स्पेस घेरा गया, उस स्पेस में जितना भी कुछ होगा एक्सक्लूडिंग दिस न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस को छोड़ करके वो सारी चीज जो होगी वो साइटोप्लाज्म में आएगी, वो सारी चीज साइटोप्लाज्म में आने जा रही है। इस साइटोप्लाज्म में 3 कंपोनेंट आपको दिखाई पड़ेंगे। यू विल फाइंड, यहाँ पे हम लोग लेवलिंग नहीं कर रहे हैं, सेल का ये कंप्लीट डायग्राम नहीं है। ये जो एक फ्लूइड वाला पार्ट जो होगा उसे हम लोग कहेंगे कि दैट इज साइटोसोल। कई बार ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि वो फ्लूइड वाले पार्ट को ही साइटोप्लाज्म समझते हैं, लेकिन नहीं। साइटोप्लाज्म, द टर्म साइटोप्लाज्म मीन्स एवरीथिंग प्रेजेंट in the space surrounded by the membrane excluding nucleus. Whatever is there in the space surrounded by plasma membrane except nucleus. Again I repeat it, whatever is there in the space surrounded by plasma membrane excluding nucleus represents साइटोप्लाज्म, वही साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें सिर्फ तरल पदार्थ नहीं है, फ्लूइड पार्ट नहीं है, फ्लूइड पार्ट को साइटोसोल कहेंगे। और जो डेफिनेटिव स्ट्रक्चर होंगे जो कि अलग अलग तरह का रोल परफॉर्म करेंगे, दे विल बी नोन एज ऑर्गेनेल्स। और इसके अलावा स्टोरेज या वेस्ट प्रोडक्ट होगा जिनको हम लोग इंक्लूजन्स का नाम देने जा रहे हैं। ओके, ये तीनों चीज़ें मिलकर के साइटोप्लाज्म बनाएंगी, ये तीनों चीज़ें मिलकर के साइटोप्लाज्म। ये फ्लूइड पार्ट हो गया साइटोप्लाज्म का। ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गए, दे आर ऑर्गेनेल्स। इनकी एक निश्चित रचना होगी, ये पार्टिकुलर रोल परफॉर्म करेंगे। इंक्लूजन्स स्टोरेज प्रोडक्ट होगा या फिर होने जा रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, इनको आप कहेंगे कि ये क्या है, इंक्लूजन्स। न्यूक्लियस जो होगा वो रचना आप डिस्कस करेंगे जब आप वहाँ पहुँचेंगे। न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होंगे 2 जिनको न्यूक्लियर इन्वेलप कहेंगे, और उसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे, उसके अंदर जो जेली की तरह का फ्लूइड होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म आप कहने जा रहे हैं। तो अभी आप उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, अभी आप सिर्फ बातचीत करने जा रहे हैं इन तीनों में से एक हिस्से पे अभी आप बातचीत पूरी कर लेंगे, एंड दैट विल बी साइटोसोल। अभी की जो बातचीत होगी वो साइटोसोल की बातचीत होने जा रही है। तो साइटोसोल, कई बार हम लोग कह चुके कि साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पार्ट जो होगा उसको साइटोसोल हम लोग कहेंगे। इसमें क्या होने जा रहा है, तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वाटर, मिनरल्स होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब उसमें मोनोसेक्राइड्स हों, ओलिगोसेक्राइड्स हों, या फिर उसमें अमीनो एसिड्स हों, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हों, एंजाइम्स हों, ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। और वॉल्यूम वाइज, नॉर्मली सामान्यतः वॉल्यूम वाइज देखिएगा कि साइटोसोल जो होगा सेल के वॉल्यूम का 70% अकेले साइटोसोल ही रिप्रेजेंट करेंगे। और जो भी साइटोसोल होगा उसमें ये तमाम चीज़ें, जिसमें पानी और एक मिक्सचर होगा साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स का, जो कि बेसिकली प्रोटीनेसियस रचनाएं होने जा रही हैं, और तमाम तरह के डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स और अलग अलग तरह के कोलॉइड्स भी शामिल होंगे। इसके बाद इसमें लेकर के देखेंगे कि साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स में क्या है। तो साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स में जो साइटोस्केलेटल सॉल्युबल प्रोटीन होंगे वो शामिल होंगे, और छोटी छोटी रचनाएं शामिल होने जा रही हैं, जैसे वॉल्ट्स हो सकता है, प्रोटियोजोम्स हो सकते हैं। संभवतः इन स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने नहीं सुना हो, लेकिन जब हम लोगों का डिस्कशन आगे बढ़ेगा तो वॉल्ट क्या है या प्रोटियोजोम्स क्या है, उन पे चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब रही बात कि ये साइटोसोल जो होगा उसका काम क्या होने जा रहा है, विच काइंड ऑफ रोल्स द साइटोसोल वुड बी परफॉर्मिंग। तो सबसे पहली बात कि ये जो होगा एक मीडियम के रूप में काम करेगा फॉर सस्पेंडिंग वेरियस स्ट्रक्चर्स। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो तमाम तरह की रचनाएं मौजूद हैं उनके लिए एक मीडियम के रूप में काम करेगा, वेयर दिस स्ट्रक्चर्स आर सस्पेंडेड। तो
साइटोसोल इज गोइंग टू सर्व एज मीडियम फॉर सस्पेंडिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट ऑर्गेनल्स, और ये उन तमाम ऑर्गेनल्स के बीच में फंक्शनल लिंक एस्टेब्लिश करेगा। उन तमाम स्ट्रक्चर्स के बीच में फंक्शनल लिंक एस्टेब्लिश करने का काम किया जाएगा। फिर उसके साथ ये भी लेकर के देखिएगा कि बहुत तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होंगे दे विल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और कुछ अगर नहीं याद आए तो आप याद कीजिए कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो सबसे पहला रिएक्शन सीक्वेंस होगा दैट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। एंड वेयर ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस, तो सबका जवाब यही होगा कि ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। तो और कुछ नहीं याद आए तो कम से कम आप ग्लाइकोलाइसिस को याद कीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस, पूरी ग्लाइकोलाइसिस जो होगी दैट विल टेक प्लेस इन द साइटोसोल, ये साइटोसोल में होगा। अब उसके बाद आप लेकर के देखिएगा कि ये विदिन द सेल अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ट्रांसपोर्ट भी इसी के जरिए मेडिएट किया जाएगा। ये जो ट्रांसपोर्ट होगा इसी के जरिए मेडिएट होने जा रहा है। तो दिस आर द रोल्स परफॉर्म्ड बाय साइटोसोल। एक हमने कहा कि जो तमाम तरह की रचनाएं साइटोप्लाज्म में होंगी उन तमाम तरह के स्ट्रक्चर्स को होल्ड करना, ये जो काम होगा उसके लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी एंड दैट मीडियम इज साइटोसोल। दूसरी बात हमने कही कि फंक्शनल लिंक, टू एस्टैब्लिश फंक्शनल लिंक्स बिटवीन दोज स्ट्रक्चर्स, ये काम भी साइटोसोल का होगा। और उसके अलावा इट विल सर्व एज ए मीडियम फॉर अकरेंस ऑफ डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस विद इन द सेल के लिए भी एक माध्यम का काम करने जा रहा है। और अगली खबर ये है कि साइटोप्लाज्म का जो इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट है उस पर बातचीत आपकी कंप्लीट होती है। तो आज जो काम हम लोगों ने किया उसमें मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन था उस पर डिस्कशन आपके स्तर पे जितना ज़रूरी था उतनी चर्चा हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, और साइटोप्लाज्म को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट डे से हम लोग साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनल्स होंगी, ऑर्गेनल्स का देखो हमेशा मतलब ये होता है कि ऐसी रचना जो एक डेफिनेटिव, मतलब उसका एक डेफिनेटिव स्ट्रक्चर होगा और वो एक पार्टिकुलर रोल परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उन पे हम लोग बातचीत आगे बढ़ाएंगे। विद दैट आई स्टॉप हियर। अपना ख्याल रखिए और पठन पाठन पूरी तल्लीनता से करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।